हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है, इससे आपको बहुत ही ध्यान से इसको समझना है। इसके ईच एंड एवरी कंसेप्ट को मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा, उसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। इस चैप्टर को शुरुआत हम जो है चार्ज से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम चार्ज के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जो चार्ज होता है, चार्ज को हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको चार्ज के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री बताऊंगा। चार्ज की जो टाइप्स होती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वगैरह के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो चार्ज होता है इसको हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक बात आती है कि चार्ज है क्या। तो देखिए, जो चार्ज है, चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स दो बॉडीज के बीच में लगता है। F का मतलब फोर्स और E का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। तो देखिए, जैसे मास होता है तो मास की वजह से हमारा ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। इसी तरह से जो चार्ज होता है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो अब आपको एक चीज ध्यान करनी है कि जो चार्ज है इससे एक वर्ड इलेक्ट्रिक वर्ड इसके साथ में एसोसिएटेड है। चार्ज से फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा, चार्ज का फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, चार्ज का जो पोटेंशियल होगा उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देंगे, चार्ज की जो एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाएगी। तो देखिए, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। आपने एक पार्टिकल का नाम सुना होगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है उसको हम 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूट्रॉन, अगर मैं दो न्यूट्रॉन ले लूं तो न्यूट्रॉन जो होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होता है। तो देखिए, न्यूट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है। उसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होने का रीजन है कि उनका जो चार्ज है वो 0 है। इसी तरह से अगर मैं एक प्रोटॉन को हम 1p1 से लिखेंगे तो प्रोटॉन में रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ये एरो बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स है। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है बिकॉज इनके ऊपर चार्ज है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, ये जो है दीज पार्टिकल आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, वो चार्ज है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। इसी तरह से अगर आप दो इलेक्ट्रॉन्स ले लें तो इलेक्ट्रॉन्स भी रिपेल करेंगे और इलेक्ट्रॉन का ये सिंबल होता है -1 E0 और जनरली हम उसको E की पावर माइनस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इनमें भी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। और अगर हम एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ले लें तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों चार्ज पार्टिकल है। तो देखिए, यहां तक के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बॉडीज के बीच में लगता है। तो जैसे न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स 0 था, जैसे हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, और कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इसका मतलब वो चार्ज्ड बॉडी है। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई भी बॉडी जो है वो चार्ज होती है तो हमको चार्ज दिखाई तो नहीं देता है। जैसे मैं आपको कहूं ये मार्कर नेगेटिव चार्ज है, तो अब इसका नेगेटिव दिखाई तो नहीं देगा। मास को मैं इसका वेट मेजर करके उसको फील कर सकता हूँ, लेंथ को फील कर सकता हूँ, लेकिन चार्ज जो होता है
वो दिखाई नहीं देता है, प्लस कब है और माइनस कब है, कब वो न्यूट्रल है। फिर हमें कैसे पता चला होगा कि कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है और कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और कोई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यानी हमें इसके डिस्कवरी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो हम अब चार्ज की डिस्कवरी को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं ले रहा हूं वो है चार्ज को कैसे डिस्कवर किया गया। तो देखिए, जो चार्ज की डिस्कवरी हुई थी वो सबसे पहले ग्रीक साइंटिस्ट थेल्स ने इसकी सबसे पहले डिस्कवरी की थी। ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीस एक कंट्री है, यूनान जिसको हम पुरानी लैंग्वेज में बोलते थे यूनान, अब उसको हम ग्रीस भी बोला करते हैं, जहां पे ग्रीक लैंग्वेज चलती है। वहां से एक साइंटिस्ट आते थे थेल्स, 600 बिफोर क्राइस्ट, बहुत पुराने जमाने की बात है। उन्होंने चार्ज को डिस्कवर कर लिया था। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया इसको आपको समझना है। तो देखिए, उन्होंने दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट लिए, ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट ले लिए। एक ले लिया वूलन क्लॉथ और दूसरा ले लिया इन्होंने रॉड ऑफ एम्बर का रॉड लिया। तो वूलन क्लॉथ का तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कोई स्वेटर है या शॉल है या कोई मफलर वगैरह है, ऐसा कुछ क्लॉथ इन्होंने ले लिया। अब बात आती है एम्बर रॉड क्या है। तो जो एम्बर रॉड है, इस एम्बर रॉड, एम्बर जो है ये वर्ड जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का है, एक्चुअल में ये इलेक्ट्रम वर्ड से ही बना है। और एम्बर जो है ये येलो कलर का रेजिन होता है, येलो कलर का ये रेजिन होता है। अब बात आई रेजिन क्या होता है कि जो वुड्स होती है, लकड़ी होती है, उसके अंदर लकड़ी को कट करते हैं तो येलो कलर का रेजिन निकलता है, जैसे अपन इसको हिंदी में गोंद बोला करते हैं, गोंद खाने में भी यूज करते हैं। तो जो येलो कलर की जो गोंद होती है, वुड के अंदर जो गम निकलती है, रेजिन होती है, वही एम्बर है। तो इन्होंने एक एम्बर की रॉड ले ली और एक वूलन क्लॉथ लिया। फॉर एन एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये एक वूलन क्लॉथ है और ये एक एम्बर रॉड है। इनको पास पास में रखा, देयर वाज नो अट्रैक्शन, देयर वाज नो रिपल्शन। जब इन दोनों को रब किया, इन दोनों को रब करने के बाद में इन्होंने देखा कि रब करने के बाद में इनको देखा कि सडनली दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। रब करने के बाद में ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए, यानी इनमें कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगा होगा। लेकिन उस जमाने में साइंस इतनी डेवलप नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, इवन एटम के बारे में भी नॉलेज नहीं थी। तो इन्होंने सिर्फ इतना सा ऑब्जर्वेशन किया और साइंटिफिक वे में इसको समझा दिया गया कि वूलन क्लॉथ और एम्बर रॉड को जब रब किया जाता है तो रब करने के बाद में उन दोनों के बीच में कुछ प्रॉपर्टीज का एक्सचेंज होता है और उस एक्सचेंज की वजह से ही उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो लगने लगता है। अब देखिए, इसके बाद में जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई तो एक साइंटिस्ट आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये हमारे नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले चार्ज के बारे में बताया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा कि बिफोर रबिंग, देखो अभी ये दोनों को रब नहीं किया हुआ है, तो जब हमने इसको रब नहीं किया तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला कि दोनों का चार्ज जो है वो 0-0 है, ठीक है। और आफ्टर द रबिंग, रबिंग के बाद में क्या होता है, जब हम इन दोनों को रब करते हैं तो रब करने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है। वूलन क्लॉथ जो है वो पॉजिटिव बन जाता है और एम्बर रॉड जो है वो नेगेटिव बन जाती है और इसके बाद में दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग। तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। इन्होंने बताया कि जब हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो रब करने के बाद में ही एक बॉडी प्लस की बन जाती है, एक बॉडी नेगेटिव बन जाती है। और इन्होंने सबसे पहले कन्वेंशनली ये मान लिया कि एम्बर रॉड जो होगी वो नेगेटिव होगी और वूलन क्लॉथ जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो जब इन्होंने मान लिया तो पूरे जितना भी आगे साइंस का डेवलपमेंट हुआ
वो इनके कन्वेंशन को फॉलो करते हुए चल रहा है। तो यहां से सबसे पहले एम्बर रॉड को नेगेटिव माना गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब कोई दो बॉडीज इलेक्ट्रिक हो जाती है, इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाती है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। अब हमारे सामने एक जनरल हम डिस्कशन कर लेते हैं कि कोई बॉडी न्यूट्रल क्यों होती है। इसको बड़ा ध्यान से समझना। देखिए, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, यहीं से आपकी फिजिक्स जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करेगी। इस बेसिक कंसेप्ट को आप पकड़िए कि कोई भी बॉडी न्यूट्रल क्यों होती है। देखो, कोई भी बॉडी न्यूट्रल क्यों होती है, इसका कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। जब कोई बॉडी न्यूट्रल होती है, इसका मतलब उसका जो नेट चार्ज जीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ही नहीं और केवल न्यूट्रॉन है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ये आपको समझना है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले मैं एक एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से, ये बात आपको पता होगी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बारे में याद रखिए आप, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। यह आपको याद रखना है। इसके बाद में प्रोटॉन के बारे में आपको याद रखना है कि प्रोटॉन का जो मास होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, और इसका जो मास होता है वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 0 होता है, और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो स्लाइटली प्रोटॉन से ज्यादा होता है। मतलब बहुत ही कम डिफरेंस है। अप्रोक्सीमेटली हम इन दोनों के मास को इक्वल भी मान सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को हम इक्वल मान सकते हैं। इसके बाद में आपको एक बात और याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन को हम 12th की फिजिक्स में -1 E0 से, प्रोटॉन को 1 P1 से और न्यूट्रॉन को 0 N1 से रिप्रेजेंट करेंगे। एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि हर एक एटम में सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और इसके अराउंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस में पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। और इस चैप्टर में जब कभी भी पार्टिकल्स का ट्रांसफर होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होगा। और एक पॉइंट और याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इक्वल एंड अपोजिट है, और कोई बॉडी न्यूट्रल तभी होगी जब उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना माइनस होगा उतना प्लस होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। अब कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज कब होती है, इसके कंसेप्ट को आपको समझना है। नेगेटिवली चार्ज बॉडी तब होती है जब वो ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करती है। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करते हैं, रिसीव का मतलब होता है लेना, तो जब हम कोई भी बॉडी बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करती है तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। और नेगेटिवली चार्ज बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं। Ni का मतलब मैं ये शो करना चाहता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Np का मतलब मैं शो करना चाहता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसके बाद में कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज तब होती है, पॉजिटिव चार्ज तब होती है जब वो इलेक्ट्रॉन, देखिए, when it gives the electron, when a body gives the electron, अगर वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है, यानी उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। इस कंसेप्ट को आप बहुत ध्यान से समझना। नहीं समझ में आए पॉज करो, इसके ऊपर विचार करो, वापस रिवाइंड करो,
इसको जरूर एक बार ध्यान से वापस देखो। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम जो अगला कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से समझेंगे, वो हम थोड़ा सा डिटेल में चले जाते हैं। वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे आपके और फंडामेंटल जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो वर्क फंक्शन जो होता है, वर्क फंक्शन को हम फाई जीरो लिखते हैं। वैसे तो इस चैप्टर में ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जब आप स्टैंडर्ड बुक देखेंगे तब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और आपको इसका लिंक जो है इस चैप्टर में मिलेगा। वैसे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसका मीनिंग दिया हुआ होता है, लेकिन इस चैप्टर से इसका क्या लेना देना है ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं, उसको ध्यान से समझिए। देखो, अभी हमने बोला कि वूलन क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन निकाले और एम्बर रॉड ने उन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया। जब हमने उन दोनों को रब किया, जब हम रब करते हैं तो हमने ये देखा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि वूलन क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन निकाले और उन निकाले हुए इलेक्ट्रॉन्स को एम्बर के क्लॉथ ने, एम्बर की रॉड ने उसको रिसीव किया। तो अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसा होता है कि वूलन क्लॉथ इलेक्ट्रॉन को निकालता है जबकि एम्बर की जो रॉड है वो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकालती है। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो इन दोनों में डिफरेंस होगा, इस वजह से एम्बर रिसीव कर रहा है और वूलन क्लॉथ इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। तो इसको समझने के लिए पहले आपको दो कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। पहला कि जब हम, जैसे ये वूलन क्लॉथ है और ये एम्बर रॉड है, इसके ऊपर इसको रब करेंगे, तो जब हम इसको रब करेंगे तो हम देखेंगे कि इन दोनों में फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होगा तो वर्क की वजह से इन दोनों को एनर्जी मिलेगी। ये तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे, इतना तो आप समझते ही हैं कि जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो उसमें हीट निकलती है। जैसे टायर जब ब्रेक लगा के रोका जाता है तो टायर गर्म हो जाता है, रीजन क्या है? फ्रिक्शन की वजह से हीट निकलती है। तो जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो हीट निकलती है और हीट जो होती है वो इन दोनों बॉडीज को मिलती है। आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आई होगी। अब वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन जो होता है वो होता है द मिनिमम एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, जैसे ये मार्कर है, मैं इसको बाहर से हीट दूं, हीट देने पर इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो कितनी मिनिमम एनर्जी मैं इसको दूं जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन छोड़े, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। ये मिनिमम एनर्जी जो होगी, ये मिनिमम एनर्जी मेरी जो होगी, यही मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन के नाम से जानी जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए, दो बॉडीज हैं, इन दोनों का वर्क फंक्शन डिफरेंट है। इसका वर्क फंक्शन सपोज दैट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसका वर्क फंक्शन जो है वो है, मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी की यूनिट है। आपको बता देता हूं, आप अपने नोट्स में इसको लिख लेना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 into 10⁻⁻19 जूल के इक्विवेलेंट होता है। बहुत स्मॉल यूनिट है एनर्जी की। तो इसमें कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, और 7 2 से तो ज्यादा ही होता है, तो 7 मतलब इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए रिलेटिवली। वोल्ट के कंपैरिजन में एम्बर को ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो जब हम इन दोनों को इक्वल अमाउंट में एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, ये पहले इसके लिए जो क्राइटेरिया है ये पहले मैच हो जाता है, तो इसमें से पहले एनर्जी निकल जाएगी और इसमें से एनर्जी नहीं, इसको तो निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, देखो ये याद रख लेना, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर वो बॉडी जो होगी वो पॉजिटिव बनेगी। आपको ये पॉइंट याद रखना है।
जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा अपने अंदर से और वो पॉजिटिव बॉडी बनेगी, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो नेगेटिव चार्ज बॉडी बनेगी। ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आप इसको वापस देखना और ढंग से समझने की कोशिश करना कि वर्क फंक्शन कम होता है तो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है और वो बॉडी पॉजिटिव बन जाती है, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन बेचारा रिमूव कर ही नहीं पाता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो आप पाओगे कि आपको एक टेबल मिलेगी। इस टेबल में एक साइड में पॉजिटिव चार्ज बॉडी और एक साइड में नेगेटिव चार्ज बॉडी मिलेगी। तो आप देखना आपको एम्बर इधर लिखा हुआ मिलेगा, वूलन क्लॉथ इधर मिलेगा। इसका रीजन क्या है कि इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, इसका वर्क फंक्शन कम, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, इसका वर्क फंक्शन कम है। जिसका वर्क फंक्शन कम है वो पॉजिटिव बनेगा, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है वो नेगेटिव बनेगा। इसी तरह से अगर आप ग्लास की रॉड से सिल्क के क्लॉथ को रब करोगे तो ग्लास की रॉड पॉजिटिव बनेगी, यानी वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकती है। इसी तरह से अगर आप कैट स्किन से अगर आप प्लास्टिक की रॉड को रब करते हो तो प्लास्टिक की रॉड जो होगी वो नेगेटिव बनेगी। और अगर आप फर क्लॉथ जो होता है, फर क्लॉथ से एबोनाइट को रब करते हैं, एबोनाइट की रॉड को रब करते हैं तो एबोनाइट की रॉड जो होगी नेगेटिव बनेगी। और अगर आप जो कैट स्किन है, स्किन जो है इससे रबर की रॉड को या रबर के ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तो ये आपका नेगेटिव बनेगा। अब इस चीज को आप और आगे ध्यान से समझिए कि आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आप कार में बैठे रहते हो या प्लास्टिक की चेयर पे बैठे रहते हो और आपके जो कपड़े जो है वो पॉलिएस्टर के पहने हुए होते हो। आप कार की सीट से या जो प्लास्टिक की जो चेयर है उससे अपनी बॉडी को रब करते हो तो आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है। आप किसी भी कंडक्टर बॉडी को टच करते हो तो आपकी बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो होके उस बॉडी में ट्रैवल करते हो और आप एकदम शॉक फील करते हो, आपको झटका लगता है। या आपने देखा होगा कई बार बच्चे जो होते हैं वो एक सिल्क का कपड़ा लेके सामने वाले के ऊपर मारते हैं तो उसमें चार्ज जो होता है उसको फील होता है। या कई बार आपने देखा होगा वूलन स्वेटर वगैरह होता है उसको अपन उतारते हैं, पूरे दिन पहना हुआ होता है तो हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है, उसको जब हम उतारते हैं तो उसमें स्पार्किंग जैसा फील होता है। या आपने देखा होगा कि वुडन ब्लैंकेट होती है उसके अंदर हम सोते हैं रात को, उसको अगर ऐसे रब करते हैं तो हमें उसके अंदर चार्ज जो होता है वो फील होता है। ये सब आपके जो चार्ज है ये फ्रिक्शनल चार्जेस में आते हैं। तो ये एक मेथड भी, अभी हम मेथड डिस्कस करेंगे चार्जिंग की, क्या अलग अलग मेथड है। तो उसमें ये एक मेथड है, मेथड ऑफ द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी किसी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है फ्रिक्शन की हेल्प से। तो ये आपको मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है। अब मैं आपको इस पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूं, कुछ दो एक क्वेश्चन बताता हूं, उसको आपको समझना है। तो देखिए इनको आप ध्यान से समझना। देखिए जितने भी टैंकर्स होते हैं, मेरी ड्राइंग अच्छी तो नहीं है तो मैं फिर भी कोशिश करता हूं आपको समझाने की। ये एक टैंकर है जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड्स या गैस ऐसी होती है जिसमें थोड़ा सा अगर स्पार्क हो जाए तो आग लगने का बहुत खतरा रहता है, ब्लास्ट हो सकता है। तो ये जो एक टैंकर है ये बहुत ही हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल को कैरी करता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि अगर ये हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल को कैरी कर रहा है तो इस कैरियर के पीछे एक ये ग्राउंड है और ये एक जो है मेटलिक चेन, मेटल की लोहे की बनी हुई कोई चेन होगी, कड़ियां जुड़ी हुई होगी, उसमें चेन होगी, उसको इसके पीछे जंजीर को बांध के लटका दिया जाता है इसके बम्पर से।
तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई मेटालिक चेन इज अटैच्ड या फिक्स्ड विद अ कैरियर कैरी हेवीली हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल, उसका रीजन क्या है। तो इसको समझते हैं। देखो, सपोज करते हैं ये चेन जो है ये इसके ऊपर बंधी हुई नहीं है। अब ये जब ट्रैवल करेगा तो ये इसके जो टायर है ये रबर से बने हुए हैं, और रबर इज इंसुलेटर। रबर जो है वो क्या है, इंसुलेटर है। और इंसुलेटर जो होता है वो चार्ज का जो फ्लो होता है, चार्ज के फ्लो को रोकता है, चार्ज को फ्लो नहीं होने देता है। तो ये जब हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल को ले जाने वाली ट्रक है, ये कैरी कर रही है, तो फ्रिक्शन, एयर के साथ इसका फ्रिक्शन होगा। ट्रक की बॉडी मेटेलिक है तो इसका फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन की वजह से आप देखोगे कि फ्रिक्शन की वजह से आप देखोगे कि इसकी बॉडी जो है ये चार्ज हो जाएगी। ये इसकी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये इसकी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया। और जब इसकी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर एक कवर होगा, ये एक कवर है, लिड है, जिससे कि इसके अंदर जो भरा हुआ ऑयल, पेट्रोल है या ऑयल है, जो भी हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड है, केमिकल है, वो उससे बाहर निकाला जाता है। जब भी कोई बंदा इस लिड को ओपन करेगा, इस ढक्कन को ऊपर से खोलेगा, खोलते ही क्या होगा, यहाँ पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। और जैसे लाइटर में अपने जिस तरह से स्पार्क होता है, इस तरह का स्पार्क होगा, और इसके अंदर जो भरी हुई गैस है या जो भी लिक्विड है उसके ब्लास्ट होने का बहुत बड़ा चांस रहता है। तो हम देखेंगे कि जब हम इस कवर को खोलेंगे तो इसमें ब्लास्ट हो सकता है, और ये पूरा ट्रक जो है हमारा ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो हमारे को इसको ब्लास्ट होने से पहले ही इसको बचाना है। तो हम क्या करें इसमें, ऐसा हम क्या करें, तरीका क्या अपना कि इसकी बॉडी जो चार्ज हो गई है इसको कैसे डिस्चार्ज करें। तो क्या किया जाता है कि इसकी ट्रक से एक चेन लटका दी जाती है, जिस चेन का, ये चेन जो होती है कंडक्टर की होती है, और चेन जो होती है उसमें चार्ज फ्लो कर जाता है। और जब चेन के अंदर चार्ज फ्लो कर जाता है तो जो चार्ज होता है वो अर्थिंग हो जाती है। और आप देखोगे कि जैसे ट्रक रुकेगी, इसकी जो चेन होगी वो ग्राउंड से कनेक्टेड होगी, इसकी पूरी बॉडी डिस्चार्ज हो चुकी होगी, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से खत्म हो गया होगा। अगर नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी इसका कवर ओपन किया जाएगा तो इजीली वो कवर जो होगा वो ओपन हो जाएगा, उसमें जब चार्ज ही नहीं होगा तो ब्लास्टिंग होने के चांसेस जो होंगे वो मिनिमम हो जाएंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें अर्थिंग का कंसेप्ट भी इन्वॉल्व था, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के कंसेप्ट भी इन्वॉल्व थे। इसी तरह से जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, ये फाइटर प्लेन है, और बहुत हाई स्पीड पे अराउंड 1400 किलोमीटर पर आवर, 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये फाइटर प्लेन्स जो होते हैं ये हवा के अंदर ट्रैवल करते रहते हैं। तो जब ये फाइटर प्लेन्स अर्थ के ऊपर लैंड करते हैं, ये फाइटर प्लेन जमीन पे लैंड हुआ तो बहुत जबरदस्त फ्रिक्शन होता है और इसकी बॉडी पूरी चार्ज हो जाती है, और इसके अंदर का जो फ्यूल होता है वो फ्यूल भी हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। तो इसमें भी ब्लास्ट होने का बहुत बड़ा चांस होता है। तो जाहिर सी बात है कि हम इसमें तो कोई चेन वाला तो कंसेप्ट लगा नहीं सकते हैं कि चेन लगा के इसकी बॉडी को हम डिस्चार्ज करा दें। तो होता क्या है कि जो आपका फाइटर प्लेन जो होता है या नॉर्मल जो भी प्लेन होता है, उसके जो टायर्स होते हैं वो टायर स्पेशल रबर से बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं? स्पेशल रबर से। स्पेशल रबर का मतलब क्या है? नॉर्मल रबर जो होता है वो तो 100% इंसुलेटर होता है, लेकिन फाइटर प्लेन्स के जो टायर होते हैं उनके रबर में
कुछ परसेंटेज में कंडक्टर की कोटिंग ऊपर कर दी जाती है। तो जब उसके ऊपर टायर के ऊपर कंडक्टर की कोटिंग कर देंगे, स्पेशल कंडक्टर की कोटिंग करेंगे, तो जैसे ही ये टायर अर्थ पे कांटेक्ट में आएगा तो स्पेशल रबर होगा, तो उसके ऊपर कोटेड होगा, वो कंडक्टर से कोटेड होगा, तो इसकी बॉडी जो होगी टायर के थ्रू चार्ज को अर्थ को दे देगी। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चार्ज के फ्लो होने के लिए कंडक्टर का होना बहुत जरूरी है। देखो इसी से रिलेटेड मेरे को एक क्वेश्चन और याद आ गया, ये आपको समझा देता हूं। आपने देखा होगा कि जो हमारे घर के बाहर इलेक्ट्रिक लाइन होती है, पोल्स हैं, बिजली के खंभे हैं, और इनके ऊपर ये वायर बांधे हुए हैं, ये वायर्स हैं। तो आप देखोगे ये वायर लाइव वायर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, करंट इसमें फ्लो कर रही है। आप देखोगे कोई भी बर्ड या पिजन, कोई भी जानवर है, ये बर्ड है मान लीजिए, ये बर्ड इसके ऊपर वायर पे बैठेगी तो आप देखोगे ये कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक फील नहीं करेगी। तो ये बर्ड जो है, ये करंट का झटका इसको क्यों नहीं लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ये एक ही वायर पे बैठी हुई है, इसका दूसरे वायर से कोई कनेक्शन नहीं है, तो इस करंट का फ्लो उधर नहीं हो रहा है, ना ही इसका अर्थ से फ्लो है। अगर सपोज करो यहाँ पे एक मंकी बैठा है, ये मान लीजिए मंकी है, और मंकी की जो टेल है, मंकी की पूंछ सपोज कीजिए दूसरे वायर से टच हो जाती है, तो उसमें जबरदस्त करंट लगेगा। या आपको और बताता हूं, बहुत ध्यान से समझना। कई बार आपने देखा होगा कि बिल्डिंग्स बनती है तो जो लोहे के सरिये होते हैं, आयरन के बने हुए जो लंबे लंबे सरिये होते हैं, जो बिल्डिंग्स के अंदर हम डालते हैं, स्टील रॉड्स जो होती है, वो जो लोहे के सरिये होते हैं, वो कोई, ये मान लीजिए एक पर्सन है, ये कोई लेबर है, और ये लेबर जो है ये इस आयरन की रॉड को एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट कर रहा है, एक बिल्डिंग के ऊपर सरिये को चढ़ा रहा है, और सपोज कीजिए नेग्लिजेंसी की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से ये सरिया इस तार से टच हो जाता है, तो फिर क्या होगा, इसकी बॉडी के थ्रू करंट जो होगा वो फ्लो करेगा। लेकिन इस पर्सन ने सपोज कीजिए प्लास्टिक के ग्लव्स पहने हुए हैं, अगर इसने रबर के ग्लव्स हाथ में पहने हुए हैं, तो आपको सबको पता है रबर के ग्लव्स होंगे तो इंसुलेटर होगा, करंट को फ्लो नहीं होने देगा। हम देखते हैं ये प्लास होती है, प्लास के पीछे रबर के जो है हैंडल के ऊपर रबर चढ़ा हुआ होता है। रीजन क्या है कि वो इंसुलेटर होता है, अगर हम प्लास से लाइव वायर को बांध भी रहे हैं तो कोई भी करंट आने का चांस नहीं रहता है। तो